नमस्कार दोस्तों, दिल से चैनल की आज की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। मैं सीमा गुप्ता। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस चैनल के माध्यम से कला के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी महान शख्सियतों से मुलाकात करें और आप सबसे उन्हें मिलवाएं, ताकि आप सब भी उनके सफ़र को जानें और समझें। आज की इस कड़ी में हमारे साथ हैं चंडीगढ़ की जानी मानी लेखिका अलका कांसरा जी, जो MCM DAV कॉलेज से रिटायर्ड HOD केमिस्ट्री हैं। बहुत ही मिलनसार खूबसूरत सीरत, और सीरत तो है ही उनकी, उनका बोलने का अंदाज़ और भी बाकमाल है। इसके अलावा बहुत स्नेहिल और ममतामयी गुणों से भरपूर हैं। खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं, और जिनकी 2 किताबें प्रकाशनाधीन हैं और एक किताब पीढ़ियों के क्षितिज आ चुकी है। बेस्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया अवार्ड रोटरी क्लब शिक्षा और सामाजिक कार्यों में मैम को मिल चुका है, और लायंस क्लब सीनियर सिटीज़न सोसाइटी पंचकुला से भी सम्मानित है। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा भी सम्मानित है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मैम के कॉलम प्रकाशित होते रहते हैं, और अंतरंगिनी की पुस्तक समीक्षा अभिनव मीमांसा में मैम की आई है। कंटेम्प्रेरी वाइब्स में अंग्रेज़ी कविताएं आती रहती हैं, और आर्टिकल भी HT न्यूज़ में मैम के प्रकाशित हुए हैं। और अपने कॉलेज के कार्यकाल के दौरान डीन एनवायरनमेंट, डीन एडमिशन और डीन हॉस्टल और करेक्टर बिल्डिंग सेल जैसी एक्टिविटीज़ में जी जान से जुटी रही हैं, और आज भी रिटायर होने के बाद एज अ काउंसलर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आइए मिलते हैं अलका कांसरा जी से। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर आने के लिए। आप सबको नमस्कार, और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने इतनी अच्छी मेरी इंट्रोडक्शन दी। शायद मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, पर आपने बहुत ही अच्छे से बोला। तो आइए बात करते हैं अलका जी से ही कि वो अपनी किताब के बारे में हमें बताएं, पीढ़ियों के क्षितिज। तो मैम, अपनी इस किताब के बारे में, इस किताब को लाने के पीछे आपकी जो सोच थी तीनों इकट्ठा लेके आने की, किस तरह से वो हुआ, ये सफ़र शुरू हुआ, ये एक बहुत ही यूनिक सा आइडिया मुझे लगा, क्योंकि मेरे मदर पहले से लिखते थे। उनकी एक किताब भी प्रकाशित हो चुकी है, और उसके बाद मेरी बेटी भी थोड़ा बहुत लिखती है। मैंने कभी लिखा नहीं था, पर रिटायरमेंट के आसपास मैं सोच रही थी कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बहुत सारी संभावनाएं थी कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाने से कुछ अलग करना चाहती थी। फिर मैंने लिस्ट बनाई, पर न जाने कहाँ से मैं कविता लिखना शुरू हो गई, जो मैंने सोची नहीं थी। तो अब कविता ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया। जब मैंने कुछ कविता अपनी बुक प्रकाशित करने की सोची, तो ये मेरी बेटी का आइडिया था कि मम्मा आप नानी की कविताएं भी साथ में लो, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। वो अब कम लिखना शुरू हो गई हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं ये तीनों जनरेशन्स की कविताएं लूँ तो ज़्यादा एक अच्छी बुक बन जाएगी। तो पर जब एक्चुअल काम करना शुरू किया, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि इसकी सेटिंग कैसे हो पाएगी, क्योंकि 3 सेक्शंस बनाते तो हम 3 बुक्स छपवा सकते थे। पर फिर हमें लगा कि जब मैंने सारी कविताएं मम्मी की, अपनी बेटी की पढ़ी, तो लगा कि बहुत जगह हम सिमिलर टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, पर नज़रिया सबका अलग अलग है, क्योंकि उम्र के पड़ाव सबके अलग अलग हैं, इसलिए सोच अलग अलग है। तो जैसे मैं आपको किताब में से ही पढ़ के सुना देती हूँ। जैसे एक जगह मैं और मेरी बेटी खामोशी के बारे में, गुफ्तगू के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरी बेटी रिद्धिमा दिल्ली में है, तो उसकी कविता है गुफ्तगू। इस आधी रात के पूरे चांद ने आज छेड़ दिया क्या साज। इस आधी रात के पूरे चांद ने आज छेड़ दिया क्या साज। नटखट चंदा बोल रहा है खोल लो मन के राज। प्यारे चंदा है वादा तुमसे, प्यारे चंदा है वादा तुमसे, करेंगे कभी तसल्ली भर गुफ्तगू। ख्यालों का पिटारा टांक कभी तो होंगे तुमसे रूबरू। ख्यालों का पिटारा टांक कभी तो होंगे तुमसे रूबरू। तो ये कहीं ना कहीं अपने से भी बात कर रही है और चांद से भी बात कर रही है। और इससे ही मेरी भी एक कविता का टाइटल मैंने दिया हुआ था,
खामोश गुफ्तगू, ये कुदरत के साथ मेरा रिश्ता है। खामोश गुफ्तगू, खामोशियाँ ही काफ़ी हैं कुदरत से बात करने को। चांद तारों से गुफ्तगू करना, पेड़ों से सुख दुख साझा करना, नदी में कुछ रंजिश बहा देना, हवाओं में फिक्र उड़ा देना, फूलों से थोड़ी मुस्कुराहट चुरा लेना, बगीचे की हरी भरी घास पर थोड़ी खुशियाँ बटोर लेना, पहाड़ की सरसराती हवा से कुछ सांसें उधार ले लेना, मंदिर के गर्भगृह में सुकून और आशीर्वाद समेट लेना, सब खामोशी से हो जाता है। शब्द बेमानी हो उठते हैं कुदरत के समक्ष, शब्द बेमानी हो उठते हैं कुदरत के समक्ष। एक ठहराव के साथ ये आपकी कविता। बिल्कुल, ये जैसे हमने इस बुक में फिर एक सेक्शन बनाया जिसमें मेरी और मेरी बेटी की कविताएं हैं जी। इसी तरह एक सेक्शन है जिसमें मेरे और मेरे मदर की कविताएं हैं, और एक सेक्शन में हमने हम तीनों की कविताएं हैं। जैसे अगर मन की बात करें तो हम तीनों की 3 कविताएं हैं जो मन के बारे में ही बोलते हैं। तो वो मन भी के अलग अलग पड़ाव, मन के, हाँ, उम्र मन के के पढ़ाव आप according कह जो- सकते हैं। जी। तो जैसे सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ अपनी बेटी की कविता। हाँ जी, वो यंगर है तो एक बेफिक्रापन है उम्र के साथ। हाँ जी। तो उसकी कविता का शीर्षक है बेफिक्रा हुआ मन। बेफिक्रा हुआ आज मन, उड़ चला बहुत दूर। बेफिक्रा हुआ आज मन, ना रोके है मांझा, संभाले ना कोई डोर। बेफिक्रा हुआ आज मन, रूठना मनाना गया भूल। खिल उठी हर कली, महक गया हर फूल। बेफिक्रा हुआ आज मन, सुनहरी किरणें जगमगाती भोर। टिमटिमाते तारे, चंदा की चांदनी चहुं ओर। बेफिक्रा हुआ आज मन, नई है लहरें नई तरंग। नाच रहे सब सपने, कहीं दूर बाजे मृदंग। बेफिक्रा हुआ आज मन, और मंद मंद मुस्कुरा रहा। बेफिक्रा हुआ आज मन, है प्यार से कोई बुला रहा। बहुत खूब। ये शायद उसकी उम्र के ही बिल्कुल। होती है जब आदमी उड़ता जी, जाता जी, है। इसके बाद मैं अपनी कविता पढ़ूंगी। जी। शायद एक ठहराव आ जाता है मेरी उम्र तक पहुंचते पहुंचते जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। इसका शीर्षक है सिंदूरी मन। पहाड़ की वे सिंदूरी सी शाम, सिंदूरी रंगों की छटा बिखेरता डूबता हुआ सूरज। पेड़ों के घने लंबे होते साए, मंदिर में बजती घंटियां और सुनाई देते आरती के बोल। हाथ में हाथ डाले निशब्द बैठे, मन भी सिंदूरी हो उठता है। जानती हूँ जीवन में 7 रंग के सपने तुमसे ही हैं। सर झुक जाता है स्वयं ही उस परमात्मा के आगे, कृतज्ञता में जिसने जीवन में सिंदूरी ये प्यार भरा। सर झुक जाता है स्वयं ही उस परमात्मा के आगे, कृतज्ञता में जिसने जीवन में सिंदूरी ये प्यार भरा। बेफिक्रा हुआ मन और सिंदूरी मन। दोनों ये हम में लोग ही- पहाड़ पे गए हुए थे तो वहाँ एक मंदिर के शाम का टाइम था, हम मंदिर गए हुए थे तो वहीं पे शायद ये कविता लिखी गई। बहुत सुंदर। और इसके बाद मेरे मदर की है, उनका सरप्राइजिंगली टाइटल जो है वो बहुत ही अच्छा है, चंचल मन। चंचल मन। पर उन्होंने बात अपनी उम्र की है। जी। अरे अबोध प्राणी, ये मन तो चंचल है, आता नहीं इसे ठहरना। लगता है इसको अच्छा, बीती यादों में भटकना। आता नहीं इसे ठहरना, लगता है इसको अच्छा, बीती यादों में भटकना। या उड़ चलता आकाश की ओर, कल के सपने संजोए, मानो कल इसी का है। अरे मूड आज को देख, अरे मूड आज को देख, क्या है पाया क्या है खोया। कुछ है पाया तो शीश झुका, कुछ है खोया तो उसे भूल ही जा। जीवन की संध्या भी एक साधना है, मन लगाकर तो देख। अरे मूड इसे ठहरा कर तो देख। जीवन संध्या का मन। बहुत ये जीवन संध्या के ये बारे आपका में है। कॉन्सेप्ट वाकई बहुत अच्छा है कि अब हम एक ही विषय को उम्र के अलग अलग पड़ाव के बारे में हाँ। जान रहे हैं कि मन क्या कहता बिल्कुल। है। ये हमने सोचा नहीं था, पर कहीं ना कहीं अपने आप ही शायद निकल कर आ जाता है, जी। आ जाती है ये चीज़, क्योंकि एक ही फैमिली है तो हाँ जी। थॉट प्रोसेस सेम होता है। बिल्कुल, थॉट प्रोसेस तो वही रहता है। हाँ, सेम जो बिल्कुल। जो आपका है वो आपकी बेटी बिल्कुल। का, और जो आपका है वो हाँ, आपकी मम्मा का। बिल्कुल। तो
और इसी तरह मम्मी की एक और कविता मैं पढ़ना चाहूँगी, छोटी सी है। स्वागत है। आज को जीते हैं। आज को जीते हैं। आज को जीते हैं। चूँकि वो मेरे फादर की डेथ के बाद उनको घर छोड़ के यहाँ चंडीगढ़ शिफ्ट होना पड़ा देहरादून से, तो शायद वो कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं उनकी कविता में। आज को जीते हैं, कल को पीछे छोड़ आए, जख्म अभी हरे हैं। कल को भुलाने के लिए आज को जीते हैं, कल को भुलाने के लिए आज को जीते हैं। कल मुंह बाए खड़ा है, अनजान लोगों का रेला है। इंसान को निगल जाने के लिए ये दुनिया का मेला है। बहुत खूब, बिल्कुल। एक खालीपन इसमें है जो बिल्कुल। कई बारी छोटी सी कविता में भी आप बहुत कुछ कह लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बात वही है जो हम कम शब्दों में कह पाए, शब्दों में से ज़्यादा हम हाँ, कम शब्दों में explain बिल्कुल। कर पाएं। शायद मेरे मदर और मेरी बेटी दोनों ही थोड़े शब्दों में ज़्यादा बात कह पाते हैं। नहीं, वाकई हाँ। ये उनकी कविता बहुत ही अपने आप में एक उनकी जो मनोस्थिति उस टाइम की रही है उसको खूबसूरती से बिल्कुल बयान किया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से एक मेरी बेटी की बिल्कुल 2 लाइनों की कविता है जो कि बहुत अप्रिशिएट की जाती है। ज़रूर। अधूरी दास्तां। अधूरी दास्तां। अधूरी दास्तां। कहीं ना कहीं हम सब में अधूरापन होता है। ज़रूरी नहीं कि पूरी हो हर एक दास्तां, ज़रूरी नहीं कि पूरी हो हर एक दास्तां। कुछ किस्से अधूरे रहकर भी हमें कर जाते हैं पूरा सा। बिल्कुल, अधूरेपन को पूर्ण कुछ किस्से अधूरे रहकर भी हमें कर जाते हैं पूरा सा। बहुत खूब। तो एक ये पूर्ण कविता, बिल्कुल अधूरेपन की पूर्ण कविता, अधूरेपन की। बहुत सुंदर। दोनों ने अपने अपने तरीके से थोड़े में गहरी बातें बिल्कुल, कह लेते हैं। बिल्कुल। आपकी ये पुस्तक अपने आप में अनूठी है और हमारी इस बात की मनोकामना है कि आपकी ये पुस्तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा चर्चित रहे और बहुत अच्छा काम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम। ये तो हुई आपकी किताब के बारे में बातचीत और आने वाली दोनों किताबों के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक लंबा कार्यकाल रहा है कॉलेज का। बिल्कुल। HOD होके ही आप लोग वहाँ से रिटायर हुए हैं। बिल्कुल। तो वो पूरा कार्यकाल आपका शिक्षण के दौरान आपके कैसे अनुभव रहे और आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा रिश्ता रहा? क्योंकि जैसा जितना मैं आपको जानती हूँ तो मुझे ये लगता है कि आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ एक गहरा और ख़ास नाता रहा है। तो उस सफ़र के बारे में बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर मैंने कॉलेज में बहुत सी नई चीज़ें शुरू करवाई थी। जैसे एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था, एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज़ कॉलेज में करवानी थी, वो मैंने ही शुरू करवाई थी और वो बड़े लार्ज स्केल पे शुरू हुई थी। जैसे सीमा जी ने पहले बताया भी था, एक बारी एनवायरनमेंट के ऊपर, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर मैंने सेमिनार किया था और आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी उसको इनॉग्रेट करने आए थे जी। फिर इसी तरह वहाँ पे एक कैरेक्टर बिल्डिंग सेल स्थापित करने की बात हुई, तो वो भी मुझे ही दिया गया कि इसको इस्टेब्लिश करना है। तो उसके अंडर भी हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाई जिसमें बच्चों को फ़ायदा हो। और हर साल हॉस्टल जब शुरू होता था सेशन, तो हम आर्ट ऑफ लिविंग का बच्चों के लिए एक कोर्स भी करवाते थे ताकि बच्चे ठीक से सेटल हो पाएँ, अच्छी चीज़ें सीखें जी। तो उसमें काफ़ी मैंने काम किया और एक्टिविटीज़ करवाते रहे समय समय के ऊपर बच्चों को। फिर जैसे रोटरैक्ट क्लब था एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में, वो भी मैंने ही कॉलेज में शुरू करवाया था अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट रोटरी क्लब जी। तो उस टाइम पे हम खुद भी रोटरी के मेंबर थे, तो थोड़ा इजी भी था उसको इस्टेब्लिश करवाना। तो वो भी सिटी का अभी भी सबसे अच्छा वाला रोटरैक्ट क्लब है जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, MCMDAV का रोटरैक्ट क्लब। तो मेरी आदत थी कि मैं थोड़ा सा काम करती थी, 1-2 साल, जैसे 3 साल तक करती थी, इस्टेब्लिश करती थी। फिर मुझे होता था कि अब कोई यंगर कलीग्स को हैंड ओवर कर दिया जाए जी। ताकि तो ये भी बहुत ये आपकी खासियत है क्योंकि सबका ये स्वभाव नहीं होता। मैं इंसिस्ट करके छोड़ देती थी, प्रिंसिपल नाराज भी होते थे। मैं कहती थी चलो मैं कोई और नया काम कर लूंगी, ये अब इन बाकी लोगों किसी और को मौका दिया जाए वो करे। और वो ये सारी एक्टिविटीज अभी भी कॉलेज में बहुत अच्छी चल रही हैं। तो ये अच्छा सफर रहा मेरा। बहुत बहुत बधाई आपको इतने 40 साल के जो कॉलेज के सफर के लिए, बहुत ही सफलता से और बहुत खुश दिली से आपका ये काम किया। और बच्चों के साथ मेरा हमेशा से बहुत अच्छा रिलेशन रहा जी।
क्योंकि मैं उनसे हमेशा ये कहती थी, बच्चे मुझे आके कहते थे कि मैम बाकी सब ठीक है पर हम आपसे डरते नहीं है। और मैं उनको कहती कि देखो मेरा काम आपको पढ़ाना है, डराना नहीं है, इसलिए मैं आपको डराऊंगी नहीं, आपसे कोई डर भी नहीं सकता, तो लेकिन आपका एक ऑरा है ऐसा जिसमें कि रौब भी होगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत थे। एक बारी मुझे याद है एक इंसिडेंट, बड़ा अभी भी मुझे हैरानगी होती है कि ऐसे भी जिंदगी में कभी होता है। तो मैं अपने बच्चों को साल के पहले दिन ही जब मैं क्लास में जाती थी, मैं उनको कहती थी कि वैसे मैं डांटती नहीं हूँ, गुस्सा नहीं करती हूँ, पर जब मेरे को आता है तो बहुत गुस्सा आता है, फिर तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसे ही बच्चे क्लास में जब मैं गई तो डिस्टर्बेंस ही चल रही थी और वो मान भी नहीं रहे थे, शायद उनका मूड नहीं था, तो मुझे वाकई में गुस्सा आ गया और मैं उनको डांट रही थी। और मैं अपनी तरफ से उनको डांट रही थी, समझा भी रही थी कि सडनली कुछ लड़कियों ने खड़े होके ताली बजानी शुरू कर दी और सारी क्लास खड़ी हो गई। और उस उम्र में आपको समझ आ जाती है कि ये हूटिंग नहीं है, ये आपकी एप्रिसिएशन हो रही है। उन लोगों ने इतनी मेरे को अप्रिशिएट किया तो मैंने उनको हंस पड़ी, मेरे को हंसी आ गई। मैं बोला बच्चे मैं तो आपको डांट रही थी। तो उनका ये कहना था कि मैम आप ऐसा तो रोज डांट लिया करें, ऐसा जो आप हमें कह रहे हैं ऐसी बात हमारे पेरेंट्स भी शायद हमें नहीं बताते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि ये जो आप बहुत हमें इम्पोर्टेंट चीज आज बता रहे हो और अक्सर बताते रहते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्लास से बाहर आई, मैंने अपनी कलीग्स को बोला कुछ तो अच्छा बोल रही होंगी, जो बच्चों ने ताली बजा दी तो डांट रही थी उनको। तो आपकी डांट भी उनके लिए प्यार थी, उन्होंने इस चीज को समझा, उनको समझा। और आज भी जब मिलती हैं बड़े प्यार से मिलती हैं। एक मेरी स्टूडेंट और मैं बताना चाहूंगी, रुचि शर्मा थी, और वो लड़की ने बहुत राइज किया। मेरे को हमारे पास आई जब तो छोटी सी थी, फर्स्ट ईयर में, फिर वो ग्रेजुएशन के बाद वो आर्मी में चली गई एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन पैराट्रूपर इन इंडियन आर्मी। फर्स्ट वुमेन पैराट्रूपर, फर्स्ट वुमेन पैराट्रूपर थी वो। और उसने बहुत मतलब एक ग्लास सीलिंग ब्रेक की और इतना हिस्ट्री क्रिएट की कंट्री में कि वुमेन पैराट्रूपर आर्मी में बनना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। वो मेरे 95 के बैच की स्टूडेंट थी और 95 के बैच की स्टूडेंट थी, 25 इयर्स अगो तकरीबन ये बात। और मैं भूल भी चुकी थी कि वो लड़की है। तो अभी जब मैं रिटायर हुई तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉलेज में बुलाया गया, क्योंकि कॉलेज का गोल्डन जुबली ईयर था और चूंकि हमने इतना टाइम बताया था तो हमें भी इनविटेशन मिला। उसमें 5 लड़कियां जिन्होंने ऐसे हिस्ट्री क्रिएट की थी कॉलेज में, उनको प्रेसिडेंट से ऑनर करवाया गया। रुचि शर्मा वाज वन ऑफ देम। उसने अवार्ड के बाद जो आसपास जो लोग थे उनसे पूछा कि अलका कांस्टा मैम आई हैं कि नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि मैम वो कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है, तो मैं उससे मिली। और चांस की बात है कि उस अवार्ड में 2 मेरी स्टूडेंट्स थी, 5 में से 2 स्टूडेंट्स मेरी थी। तो ये लड़की मेरे को मिली, वो दूसरी आ नहीं पाई थी, उसकी मदर आई हुई थी, तो वो मुझे मिली, ये मुझे मिली। फिर पीछे एक दिन अचानक ही इसका मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया कि मैम मैं चंडीगढ़ आई हुई हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैं बोला चलो आ जाओ, हम गोल्फ क्लब चले गए, 2 घंटे बैठे। मतलब इतनी उसकी भी अब एज है तो हम फ्रेंडशिप भी हो जाती है, बहुत बातें डिस्कस की और बड़ा बिंदास एंजॉय किया, चाय पी, 2 बारी पकौड़े खाए। तो उसके बाद उसने जो आर्मी की मैगजीन आती है, अवनी नाम है उस मैगजीन का, उसमें मेरे ऊपर एक राइट अप लिख दिया कि मैं जब अपने टाइम पे मैंने उसको पढ़ाया था और उस दिन जो मैंने बात की उसमें से उसने जिस निकाल के, मुझे नहीं पता था मैं उसको कुछ सिखा रही हूँ, उसने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा। तो उसमें से शायद सीखने वाला हर मोमेंट पे कुछ सीखता है, तो उसने उस बातचीत में से भी बहुत कुछ सीखा और एक राइट अप लिखा मैम के ऊपर। एक टीचर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही वो एक प्राउड मोमेंट थी। तो अगर हम बिल्कुल जरूर सुनना चाहेंगे। पूरा आर्टिकल तो नहीं पढ़ सकते। रुचि को भी इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ, आजकल वो कलकत्ता के पास कहीं पोस्टेड है जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब कॉलेज में थे कोई बच्चा तारीफ करता था तो मुझे लगता था कि नहीं, प्रैक्टिकल में नंबर लगवाने हैं, बच्चे तो तारीफ करेंगे, कुछ सीखना है तो तारीफ करेंगे। पर हाँ, पोस्ट रिटायरमेंट अब जब बच्चे पता नहीं कहाँ से खोद के मेरे फेसबुक के ऊपर ज्वाइन कर लेते हैं और मेरी तारीफ लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया और उनको कुछ अच्छा सिखाया जो इतनी सारी स्टूडेंट्स में से जुड़ना चाहती हैं। तो इस राइट अप का नाम उसने दिया टू मैम विद लव, और उसमें 2-4 लाइनें जो मेरे बारे में मेन थी वो मैं लिखती हूँ। उसने लिखा केमिस्ट्री वॉज माई एशलीज हील, उसको बहुत मुश्किल लगती थी,
Courtesy Mrs. Kansra, my organic chemistry teacher in college, not only did I, but many sad swimmers like me got our basics sorted out for good. She made it so simple and understandable that I wondered why I couldn't comprehend it earlier. Her style of explaining and connecting with the students was uncomplicated, explicit and easy as ABC. मुझे नहीं पता था कि मैं इतने अच्छे से उनके साथ घुल मिल जाती हूँ. जब उसने लिखा तो बोलकर मुझे लगा कि शायद ऐसे ही करती होंगी मैं. Not only did I begin to fare well in the subject, but began gaining confidence. मेरा ये एम होता था कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दूं. Under her influence, her aura and impact on the girls of the class yielded positive results too. The right attitude developed early in life reflects in our adulthood was her principle. ये उसने मेरे बारे में लिखा और शायद मैं ये सिखाती भी थी कि जो काम अब अच्छे से कर रहे हो वो आदत बन जाती है. हमें अपने व्यक्तित्व के पहलुओं का नहीं पता होता, लेकिन जब हम कोई ऐसी चीज पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ शायद यही चीज है. जब उसने लिखा और मैंने पढ़ा तो मुझे लगा शायद जब मैं बच्चों को प्रैक्टिकल करवाती थी, बच्चे कई बार नॉन सीरियस होते थे और ये भी कह देते थे कि मैम इसका जिंदगी के साथ क्या लेना देना, हमें काम तो आएगा नहीं. तो मैं उनको कहती थी कि नहीं, जो काम तुम अच्छे से आज करोगे तुम्हारी एक आदत बन जाएगी हर चीज परफेक्शन से करने की. अगर अभी नहीं करोगे तो जिंदगी भर बिखरे रहोगे. शायद वही उसने इम्बाइब कर लिया. और जो एंडिंग की उसने इस राइटअप की वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. तो उसने लिखा, देयर आर टाइम्स, जब वो घर वापस जा रही थी अपने आप, there are times when you feel you are not done yet, and more so in the company of your guide, mentor and philosopher, whose zest for life is invigorating. It was an evening well spent, etched in my memory for years to come. Driving back, I witnessed, ये वो अपनी बात कह रही है, driving back I witnessed a big hoarding with a pretty girl advertising peppermint. Her infectious, charming smile perfectly conveyed her refreshed feeling. Ma'am, you are my peppermint too. Wow, great, beautiful. I think she is a writer too. हाँ, मैंने उसको यही बोला कि रुचि तुम बहुत अच्छा लिख सकती हो. बहुत अच्छा. उसके अंदर एक राइटर की संभावनाएं हैं जिस हिसाब से उसने लिखा है. तो रुचि को भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत अच्छे से अलका मैम के लिए ये इतना सुंदर राइटअप लिखा. और इसी के रिस्पॉन्स में ही, चूँकि मैं बच्चों को हमेशा कहती थी कि जो टीचिंग मैं करती हूँ वो वन वे प्रोसेस नहीं है, ये टू वे प्रोसेस होता है. मैं अगर आपको कुछ सिखा रही हूँ, बहुत कुछ आपसे सीखती हूँ. स्पेशली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपको लगता है कि एंथुजियाज्म जो अपनी उम्र के साथ कम हो जाता है, स्पिरिट टू डू थिंग्स, हर चीज एंजॉय करने का मुद्दा जो आप में कम होता जाता है. हाँ, बिल्कुल. वो यंगर वंस के साथ रह के जी. हाँ जी. और दूसरा मैं उनको कहती थी कि मैं कॉलेज में कितना काम करती हूँ ये डिपेंड करता है मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर कि उन्होंने मेरे से कितना काम करवाना है. अगर वो रिस्पांस देंगे तो मैं उतना ज्यादा काम करूंगी, दौड़ती रहूंगी. तो मैं उनको कहती थी कि ये आपके ऊपर है कि मुझे दौड़ाई रखना है या मुझे बैठने देना है. तो जब वो आपको दौड़ाते ही होंगे, बैठने नहीं देते होंगे. मैं हमेशा दौड़ती रहती थी. तो उसके बाद उस रिस्पॉन्स में एक अपने आप ही कविता मेरे से निकल गई जो मेरी अगला जो किताब आ रही है उसमें मैंने डाली है. इसका नाम है गुरु दक्षिणा. गुरु दक्षिणा. गुरु दक्षिणा. 40 बरस का अध्यापन, मेज के एक तरफ मैं, दूसरी ओर मेरी स्टूडेंट्स, दोनों को बांधती एक अदृश्य प्यार एवं सम्मान की डोर. आज भी कहीं जाती हूँ, कोई पीछे से आ मेरे गले में बाहें डाल, हंसती हुई याद दिलाती, मैं आपकी स्टूडेंट. मेरे लिए अमूल्य है यह प्यार और यह सम्मान. कुछ ऊंचे ओहदों पर अक्सर फेसबुक पर दिख जाती हैं, तारीफों के पुल बांधती, मेरा मन संतोष से भर देती. देश में इतिहास रचने वाली मेरी पुरानी स्टूडेंट रुचि पत्रिका अवनी में मुझ नाचीज पर लेख ही लिख गई. कितना भावुक पल हम दोनों के लिए. हजारों स्टूडेंट्स की तरफ से गुरु दक्षिणा दे रही कर दिया मुझे ऋणी. कितना कुछ सीखा, कितना कुछ पाया मैंने भी इन बेटियों से. क्या दे पाऊंगी कभी मैं भी गुरु दक्षिणा. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. मुझे आपने अपनी मम्मा को साथ लेके एक तरीके से आपने अपनी मम्मा को उनके मातृत्व का
तोहफा उनको प्रदान किया। तो हाँ, ये एक कोशिश ही थी शायद। हाँ बिल्कुल, ये हाँ। कोशिश थी और बहुत सफल कोशिश रही है इसमें। हाँ। उनका भी सम्मान नेचुरली, हाँ, उनको कितना बिल्कुल। गर्व महसूस हुआ हाँ। होगा, या उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी, इतनी सारी चीज़ें हाँ, लिखी हुई थी, बिल्कुल। वो सामने आ पाई आपके एफर्ट्स के कारण। बिल्कुल। तो ये भी गुरु दक्षिणा ही ले, क्योंकि पहली माँ हाँ। गुरु हमारी माँ नहीं, ही इसमें होती है। मेरे को लगा कि मेरे को अपने स्टूडेंट्स का थैंक्स हाँ, करना बिल्कुल। चाहिए, वो भी एक तरह गुरु बन जाते ये हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता है, जो रिश्ता रुचि ही। ने लिखा और जो आपने लिखा, हाँ। ये दोनों गुरु शिष्य के रिश्ता और जो जब मैंने इसको फेसबुक पे डाला कविता को, तो शायद बहुत स्टूडेंट्स ने पढ़ा, और ये मतलब मेरी पोस्ट ऐसी थी जिसमें मुझे मैक्सिमम कमेंट्स मिले, शायद 400-500 स्टूडेंट्स ने इसको रिस्पॉन्ड किया, और जो कमेंट्स उन्होंने डाले मेरे लिए, शायद मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था कि मेरे बच्चों ने इतनी रिस्पेक्ट आज की डेट में मुझे दी है। बिल्कुल मैम, ये तोहफा ही है, हम इसे तोहफा ही कह सकते हैं। तो ये हमारे साथ अलका कांसरा जी हैं। आप सुन के इनको समझ सकते हैं कि ये इनका व्यक्तित्व कैसा है। बहुत ही, जितनी शानदार और जितनी सुंदर ये हैं, उतना ही इनकी सूरत और सीरत दोनों बाकमाल है। और इनका घर अभी हम आपको दिखाएंगे भी, जो इनके घर में पेंटिंग्स हैं, वो इनको शौक़ है, इनको और इनके हस्बैंड दोनों अलग अलग जगह से पेंटिंग्स लेके आते हैं और अपने घर को बखूबी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। तो ये अलग अलग पहलू हैं व्यक्तित्व के। मैम की कई किताबें अभी 2 प्रकाशाधीन भी हैं, जिसमें एक कुकरी पर आधारित है और एक पोइट्री के ऊपर भी आए, उसके बारे में भी मैम बात करेंगे। अंतरंगिनी की एक पुस्तक समीक्षा भी मैम कर चुकी हैं, और कई चंडीगढ़ की जानी मानी साहित्यिक संस्थाओं से मैम का जुड़ाव है ही है। तो मैम आपसे हम बात करते हैं कि ये कॉलेज के बारे में भी आपकी बात हुई कि कॉलेज के दौरान आपके क्या अनुभव रहे हैं, और जैसे कि आप MCM DAV कॉलेज जो है वो लड़कियों का कॉलेज है, तो आपने अपने समय भी देखा है और आपने बच्चों का समय भी देखा है इस 40 साल में, तो आपने क्या उसमें बदलाव देखा, सोच में, पेरेंट्स की सोच में लड़कियों के प्रति क्या बदलाव आपको नज़र में आया, कि क्या वाकई उनकी सोच में बदलाव आया? जैसे कि पहले अगर हम कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए इतनी इजाज़त नहीं होती थी, डेफिनेटली सोच में फ़र्क आया कि अब बच्चों को पास वो क्या करना चाहती हैं लड़कियां, उसमें फ्रीडम ज़्यादा है। पहले शायद नहीं थी। मुझे एक इंसिडेंट अभी भी याद है कि प्रैक्टिकल का वाइवा हो रहा था, एक्सटर्नल एग्जामिनर आए हुए थे, और मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, मैं नाम उसका भूल गई हूँ लड़की का, तो उसका वाइवा चल रहा था और वो जवाब ही नहीं दे रही थी। तो मैंने एग्जामिनर के सामने ही बोला कि बच्चे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हारे से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम आंसर नहीं दे पाओगी। वो चुप हो गई। फिर दोबारा पूछा, एग्जामिनर ने भी बोला कि आप क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हो, जैसे मैं देना ही नहीं चाहती। ये एक बहुत हैरानगी करने वाली चीज थी कि वो कहती मैं नंबर ही नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ पास होना चाहती हूँ। मैं बोला क्यों? कहती क्योंकि मेरे फादर चाहते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊँ और मुझे मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना है, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ। जो कि हालांकि उसकी फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी, तो उसको यही रास्ता समझ में आया कि मैं वाइवा नहीं देती हूँ, मार्क्स कम कर लेती हूँ ताकि मेरे को मेडिकल कॉलेज ना जाना पड़े। फिर मुझे याद है कि मैंने उसके फादर को बुलाया और उनको बोला कि बच्चा जो करना चाहता है उसको ऑप्शन दो, जरूरी नहीं कि अगर उसका मन नहीं है मेडिकल में तो क्यों फोर्स कर रहे हो। और उसके साथ साथ अगर बाकी एक्टिविटीज में, जैसे मैं एनकरेज करती थी उनको बुक्स पढ़ने के लिए, ओल्ड एज होम जाने के लिए कि अपना बायोडाटा उनका बिल्ड हो जाए, तो उससे उनको कॉन्फिडेंस आता था। तो ओल्ड एज होम की बात चली, अभी बातचीत के दौरान आपने मुझे बताया भी था कि आप ओल्ड एज होम भी पहले भी जाती रही हैं और अब भी समय निकालती हैं। अभी मैं कम जा पाती हूँ क्योंकि मेरे अपने हेल्थ इश्यूज हैं। पहले मैं रेगुलर 7-8 साल गई हूँ 15 सेक्टर के ओल्ड एज होम। 15 सेक्टर वाला इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि वो डेस्टिट्यूट लोगों के लिए है। वहाँ गई तो बहुत कुछ सीखने को मिला। वो एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है, शायद लाइफ में लर्निंग प्रोसेस होता है। वहाँ पे अभी भी मुझे याद है एक लेडी होती थी जिनसे मैंने बहुत सीखा। उनका बेटा 27 सेक्टर में, उनका 3 मंजिला 10 मरले का घर है, पर उन्होंने मदर को घर से निकाल दिया था। वो बहुत मिस करती थी अपने बेटे को, डॉटर इन लॉ को। तो जब मैं गई, मैंने उनके कमरे में बैठना मिलना, मैं 2 बारी जाती थी। एक बारी तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग के 2-3 सिंगर्स को लेके जाती थी। हम वहाँ सत्संग करते थे एक पॉजिटिविटी लाने के लिए।
और दूसरा मैं अकेले जाती थी 1 या 2 बारी, तो सबके रूम्स में जाके बाहर कॉरिडोर में वो बैठे होते थे, सबके पास इंडिविजुअली जाना, बात करने, तो उनसे मेरे को बहुत प्यार सा हो गया था। तो एक दिन मुझे कहती हैं कि तुम मेरी बहू बन जाओ, तो मैं बोला हाँ मैं उसी के बराबर हूँ, आप मेरे को डॉटर इन लॉ समझना चाहते हो, बेटी समझना चाहते हो, जो मर्जी समझो। उसके बाद से वो मुझे अपनी डॉटर इन लॉ की तरह ट्रीट करना शुरू हो गई। और जैसे ही मैंने जाना, उन्होंने दौड़ के कमरे से निकलना उनकी होती थी कि सत्संग में बिल्कुल मेरे साथ जुड़ के बैठे, दूर ना बैठे, तो मैं समझ पाती थी उनकी फीलिंग्स भी। और फिर करवा चौथ आया, और करवा चौथ के टाइम पे उन्होंने मुझे बुलाया अपने कमरे में, और उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए कि ये तुम्हारी सरगी के होते हैं जो मदर इन लॉ देती हैं, और उनकी आंखों में पानी था कि मैं ज्यादा नहीं दे सकती, तो उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए। मैंने वो बड़े मान के साथ रखे, और फिर उन्होंने 10 रुपए और निकाले और बोले कि ये तेरी बेटी की चूड़ियां लेनी है इससे। आई एम गेटिंग इमोशनल आपकी ये बात सुन के, क्योंकि ये ऐसी emotional परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमें ओल्ड एज होम की जरूरत पड़ती है। अब उनकी डेथ भी हो चुकी है, मैं उनकी क्रिमेशन पे भी गई थी, तो उन्होंने मेरे घर भी आती होती थी, वो ओल्ड एज होम से रिक्शा पकड़ के आ जाते थे, तो वो उन्होंने मुझे 10 रुपए चूड़ियों के लिए दिए, बेटी के लिए, फिर 10 रुपए और दिए कि ये तुम्हारी चूड़ियों के लिए, 70 रुपए उन्होंने मुझे दे दिए। और उस टाइम के ऊपर मुझे पता था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रन करता था, लायंस क्लब वाले मैनेज करते थे, और उसमें जितने इनमेट्स थे, खाना पीना कपड़े उनको मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको पॉकेट मनी महीने की मिलती थी 150 रुपए। और जब मैं घर वापस आ रही थी, मैं पूरा रास्ता रोते हुए आई, ड्राइव करते हुए। जब मैं घर आई तब मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी, तो वो छोटी थी, तो उसने बोला मम्मा आप क्यों रो रहे हो, इतनी सी बात है, आप जब जाओगे करवा चौथ के बाद मदर इन लॉ को भी तो गिफ्ट देते हैं, आप उनको बढ़िया सा गिफ्ट देना, अच्छा सा गिफ्ट देना। तो मैं बोला बेटा मैं उनको 1 सूट 2 सूट खरीद के दे दूंगी, उनको मिठाई मट्ठी भी दे दूंगी, क्योंकि मेरे को पता था वो पूरे ओल्ड एज होम में बांटेंगी कि मेरी बहू दे के गई है। पर मैंने अपनी बेटी को एक ही क्वेश्चन बोला, मैं जो मेरे मन को खाए जा रहा था, आज भी शायद मैं उस बेंचमार्क पे नहीं पहुंची जिस बेंचमार्क पे मुझे पहुंचना चाहिए, जिस बेंचमार्क पे वो लेडी थी। मैंने अपनी बेटी को बोला कि देखो उनकी मंथली जो पे है 150 रुपए में, जिसमें उसको मंदिर जाना है, रिक्शा पकड़ के कभी घर जाना है, अपनी कोई छोटी मोटी दवाई या चूरन खरीदना है, कोई उसको दुपट्टा चाहिए, फालतू चाहिए, कोई सॉक्स चाहिए जो गवर्नमेंट से उसको नहीं मिली, मन में कुछ चीजें लेने की इच्छा होती है, या हमारे यहाँ नहीं, मंदिर भी जाना हो तो 2 रुपए चढ़ाने पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, कोई फूल पत्ते प्रसाद खरीदना पड़ता है, उनके पास इतने कम पैसे हैं, रोज वो धूप बत्ती करती हैं, तो वो धूप और अगरबत्ती खरीद के लाती हैं, माचिस खरीद के लाती हैं, उस 150 रुपए में से 50% ऑफ द सैलरी आज उन्होंने मुझे दे दी। मैं इतना कमाती हूँ, क्या मैं उसका 50% उनको दे सकती हूँ, या मैं दे पाई उनको? नहीं, मैं सोच भी नहीं पाई। जो मैंने उनको दिया, 2-3 सूट दे दिए, या मैंने उनको मिठाई मट्ठी या फ्रूट दे दिया, पूरे ओल्ड एज होम में उनकी तरफ से बंटवा दिया, वो तो एक फ्रैक्शन भी नहीं था मेरी सैलरी का। पर शायद हमारी भी एक लिमिटेशंस होती हैं कि आप किस हद तक आप कर सकते हो, या कुछ है, आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि उनको उनके अंदर से जो कमी थी, हम उस कमी को पूरा नहीं कर पाए। तो मुझे लगा कि देने की भी उन्होंने मेरे लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि आप अपनी 50% सैलरी किसी को उठा के दे रहे हो, और बाकी 50 रुपए में, ऐसा भी होता है कि हम देते हैं पूरा एक महीना वो काटेंगी। तो इस तरह की जो चीजें मैंने लर्न की, वहाँ फंक्शन होते थे, कई बार न्यूज आइटम्स आती थी, बहुत लोग मेरी तारीफ करते थे, तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं जितना कर रही हूँ उससे कहीं ज्यादा मुझे मिल रहा है, और जो ये मेरे लिए तालियां बज रही हैं वो शायद गलत है, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स मेरे को मिलती हैं वहां से, और जो रिटर्न मिलती है, और जैसे हम सत्संग वहां कराते थे, तो वहां पे एक मैं क्या 40 की एज का आदमी था उस टाइम पे, वो बोल नहीं पाता था, करके बात करते थे, मेंटली रिटार्डेड था, और हम उनको भी पकड़ के सत्संग में बिठा देते थे, और आप मानोगे नहीं कि विदिन 1 ईयर वो बंदा डफली लेके बजाता था साथ में, और वो गाना शुरू हो गया भजन। वाह, बहुत अच्छी बात और है। हम उसको डिकोड कर पाते थे
कि ये वाला भजन गाया जा रहा है, हम लोग साथ में हाँ, गाते थे जी, जी। पर वो गा रहा होता था। ये हुआ सकारात्मकता का प्रभाव और हाँ। ऊर्जा का प्रभाव जो आपने वहाँ पे सेंड की। वो नहीं मेरा तो नहीं, वहाँ पे जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले में सत्संग करते थे उसका एक बहुत अहम रोल था बिल्कुल। कि वो भी मेरे साथ, मैं उनको कार में से आर्ट ऑफ लिविंग से पॉजिटिविटी वहाँ पे आई। सिर्फ वो सत्संग जी। लेना, गाना, वाइब्रेशंस जो थी, उनके साथ प्यार से सब बात करते थे, उसी से उनमें इतनी चेंज आ गई। संग और साथ का बहुत अधिक प्रभाव होता है, ये इसका एग्जाम्पल तो है वो कि एक एग्जाम्पल था कि म्यूजिक का भी मतलब कितनी उसके ऊपर हमारे पर प्रभाव पड़ता है असर इस होता बात है। का, म्यूजिक वाइब्रेशंस का। मैं और वहीं शायद और, उसी लेडी को लेके मैंने एक कविता भी लिखी थी। जी, अगर स्वागत आपका है, टाइम बिल्कुल। परमिट करता हो नहीं, तो। स्वागत है मैम, आप सुनाइए कुछ पंक्तियां। ठीक है, इसका नाम मैंने लिखा है सांसों की ठठरी। वृद्धाश्रम में आंसू भरी आंखों से देखी मुट्ठी भर हड्डी, चंद सांसों की ठठरी, भारी सी यादों की गठरी, आंखों में बसा बेटों का बचपन, उनकी पढ़ाई, उनकी हर इच्छा जो पूरी की, जोड़ जोड़ मेहनत की हर पाई। याद आते उनके जन्मदिन, उनकी शादी की सालगिरह, फोन उठा दे देती ढेरों आशीष। आज भी पर बेटे तो रमे बैठे हैं अपनी ही जिंदगी में, अपने ऐशो आराम में, मुट्ठी भर हड्डी के लिए किसके पास वक्त, किसको है फिक्र। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ 9 महीने जिस बच्चे को अपनी कोख में रखती है, बड़ा होने पर वही बच्चा उनका त्याग कर देता है। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक दुर्भाग्य है। ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। ओल्ड एज होम बनवाना सरकार की एक फैसिलिटी है, लेकिन उस फैसिलिटी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज परिवारों से बनता है। परिवार में ही हम जन्म लेते हैं और परिवार में ही इंसान की मृत्यु होनी चाहिए। तो हम सबकी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां कभी भी किसी के सामने ना आए, और हम समाज को क्या दे सकते हैं ये हमें भी सोचना चाहिए। तो आपके इस प्रयास के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि समाज की एक व्यक्ति भी आपसे इस सुख को प्राप्त कर सका। मैम, आप क्या ज़्यादा लिखती हैं, कहानियाँ या कविताएं, और क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ को लिखकर आपको सुकून मिलता है, आप अपने दिल के नहीं, करीब? मैं अभी कहानी नहीं लिख रही हूँ, कविता लिखना मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, और मैं उसके लिए एफर्ट नहीं करती कभी भी नहीं कि शायद भगवान की ग्रेस थी जो अपने आप में लिखना शुरू हो गई और वो यात्रा चलती जा रही है, मैं लिखती जा रही हूँ। और जब मैं सुकून से बैठी होती हूँ, इसीलिए शायद मैं होम बाउंड ज्यादा हो गई हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर जिन दिनों में मैं घूमती हूँ, लोग आते जाते, हम सोशल हैं, आना जाना लगा रहता है बहुत ज्यादा, तो फिर मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, लिखने के लिए समय नहीं, का प्रोसेस नहीं हो पाता, क्योंकि दिमाग में विचार लगातार चल रहे होते हैं। जब मैं 4-5 दिन अकेले घर में बैठती हूँ तब विचार आते हैं और साथ के साथ लिखे भी जाते हैं और बहुत बन जाती है कविता उससे। मैम, आपकी जो कुकरी पर आपके आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं तो उधर उसका शौक आपको काफ़ी ज़्यादा है, वो हमने फील भी किया हुआ है इस बात को। अभिव्यक्ति की गोष्ठी में भी आप लेके आए थे एक बार, तो उन आर्टिकल्स के बारे में आपके मन में कैसे विचार आता है, और एक आपकी किताब भी आपका मन है, उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, मुझे एक्चुअली कुकिंग का शुरू से बहुत ज़्यादा शौक रहा है और डिफरेंट क्यूजीन्स मैं बनाती रहती हूँ, और मेन इसका रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड को खाने पीने का बहुत शौक है। वो नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, वो एंजॉय करते हैं, तारीफ करते हैं, और मैं बनाती रहती हूँ। और दूसरा था कि हमारा एक सोशल परिवार रहा है बहुत ज़्यादा, हमारे घर सोशलाइजिंग बहुत होती है, आना जाना गेस्टों का बहुत रहता है जी। तो मेरे हस्बैंड को शौक है सबको बुलाने का, तो इसलिए भी एक मोटिवेशन रहती थी कि नई नई चीज़ें बनाएं। आज क्या बनाएं? और आजकल मेरा जो कुछ सालों से है फोकस वो सैलेड्स के ऊपर है। तो पीछे मैंने एक सैलेड्स का बिजनेस भी शुरू किया था, सक्सेसफुल भी हो गया था काफ़ी। मैं कैफ़े को सप्लाई करती थी, पर फिर हेल्थ इश्यूज आ गए इस एज में, तो मेरे हस्बैंड को ही लगा कि क्यों इतना काम करना चाह रही हो जब बांध रही हो अपने को, जब हेल्थ खराब हो रही है, तो फिर मैंने गिव अप कर दिया। और ये जो मेरा शौक है कुकिंग का, शायद इसको भी मैं कविता में एक्सप्रेस कर पाई। एक छोटी सी कविता मैं बताती हूँ आपको, इसका शीर्षक है मेरा जुनून। क्या बनाऊं क्या खिलाऊं, इसके इर्द गिर्द घूमती जिंदगी, इसलिए नहीं कि मैं एक औरत हूँ या फिर कोई अन्नपूर्णा, इसलिए कि खाना बनाना खिलाना मेरा शौक है, मेरा जुनून है।
यही मेरा तरीका है घर में खुशियों को न्योता देने का, प्यार परोसने का, हर दिन खुशनुमा बनाने का, हर दिन महकाने का, अपनों को अपनेपन का एहसास दिलाने का, रिश्तों को जोड़ने का, ढेरों यादें दिलों में बसाने का, यही मेरा जुनून है। आपने अपने जुनून को कविता में ढाल के उसको और भी सुंदर कर दिया है। क्योंकि खाने को सिर्फ खाना कहना मेरी लाइफ में नहीं है, खाने का बहुत गहरा मतलब है मेरी जिंदगी में, जिसको मैं जोड़ती हूँ रिश्ते बनाने के लिए, प्यार के लिए, जो शो करने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया आपकी कविता भी रही है। मैं नेक्स्ट प्लान कर रही हूँ एक किताब सैलेड्स के ऊपर, सैलेड्स, क्योंकि हेल्दी खाना चाहते हैं सब लोग, तो उसके ऊपर काम चल रहा है मेरा। ठीक है, तो मैं जाती हूँ आपसे टिप्स भी लेके जाऊंगी Definitely। कि सैलेड को और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, टेस्टी कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको आपकी इस आने वाली किताब के लिए भी शुभकामनाएं, और आपकी जो पोएट्री की किताब आनी है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई। मैगजीन में 6 महीने तक मेरा सैलेड्स के ऊपर कॉलम भी चला था, जिसमें मैं भेजती रहती थी, लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट करके मैगजीन है, तो फिर रोक दिया कि अब किताब पब्लिश करवाएंगे। बहुआयामी व्यक्तित्व है आपका मैम, बहुमुखी प्रतिभा है आपकी। और जैसे कि मैंने आप बातचीत करते हुए भी, आपके घर में आते हुए मैंने आपकी कई किताबें भी देखी, तो आपको इंग्लिश भी लिटरेचर आप उतना ही पढ़ती हैं जितना हिंदी, लेकिन किस लिटरेचर को अपने दिल के करीब महसूस करती हैं, हिंदी या इंग्लिश? दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब है, शायद इसीलिए मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, इंग्लिश में भी लिखती हूँ। अब मैं पोएट्री इंग्लिश में भी लिखती जा रही हूँ और पब्लिश भी हो रही है मेरी इंग्लिश की पोएट्री भी, और आर्टिकल्स मेनली मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। अभी हिंदी में लेख नहीं लिखना शुरू किया, इंग्लिश में मेरे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो चुके हैं, और डिफरेंट इंटरनेट साइट्स के ऊपर भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो ठीक है, मन लगा रहता है, दोनों में ही बराबर आपका इंटरेस्ट है। और जैसे कि मैम आप भी वुमेन हैं, मैं भी, और अभी खुलकर लेखिकाएं आ रही हैं, चाहे वो कवित्रियाँ हों या लेखन में अलग अलग क्षेत्र में आ रही हैं औरतें। तो पहले भी अमृता प्रीतम की बात हम करते हैं, या और पुरानी हमारी कृष्णा सोबती जी ने तो खैर बहुत कुछ खुल के लिखा है, बहुत ही बढ़िया लिखा है। लेकिन जो नई लेखिकाएं आती हैं वो कभी जैसे कि छुप छुप के लिखना शुरुआत करती हैं, फिर अब आज का जो टाइम है वो खुलकर लिखने का हो गया है, लेकिन फिर भी हम शायद वो समाज के सामने नहीं ला पा रही चीज़ें जो हम एक्चुअल में लाना चाहते हैं, एक्चुअल में हम लिखना चाहते हैं। तो आपके इस बारे में क्या राय है? कि नहीं, अब विमेन काफ़ी अच्छा लिखना शुरू हो गई हैं और खुल के भी लिखती हैं, पढ़ के अच्छा भी लगता है। पर बहुत से, हाँ, अपने ही सर्कल में अगर हम देखें जिनको हम मिलते जुलते रहते हैं, उन्होंने बहुत लेट पब्लिश कराना शुरू किया, और उनकी अपनी व्यथाएं भी हैं कि घर में शायद इतनी रोक टोक होती है कि हस्बैंड को नहीं अच्छा लगेगा या कुछ है या कुछ, क्योंकि कविता एक भावना के रूप में निकलती है, जो आप फील करते हो वही आप लिखते हो, भाव के साथ जुड़ी होती है। तो कई लोगों की जिंदगी थोड़ी टफ रही होती है सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो वो वैसे ही उभर के आती है। कई बार रिश्तों में कुछ कड़वापन होता है, वो भी निकल के आता है। औरत उसको समझदारी के साथ डिफरेंट तरीके से व्यक्त भी करती है, पर पढ़ने वाला कई बार समझ भी जाता है। क्योंकि जब औरत लिखती है, जब वो तो सुनने वाले या पढ़ने वाले उसको यही सोचते हैं कि आपने अपने बारे में लिखा, अपने बारे में लिखा है, और वो शायद शेयर भी नहीं करना चाहती, और जब घर वालों को पता चलता है तो शायद उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसको एक बहुत ही तरीके के साथ कई लोग लिख जाते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है कि ऐसी चीजें भी आनी चाहिए, क्योंकि आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उससे बाकी लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो आगे की जनरेशन आ रही है, रिश्तों को संभालना भी सीख जाएगी कि कैसे उसको डिप्लोमेटिक वे में लेके आगे बढ़ना है और अपनी चीज को कह भी लेना है स्ट्रांगली। मुख्य बात यह है कि हम औरतों को अपने लिए एक कदम उठाना चाहिए और उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम ही अपनी बात कह सकते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा उस बात को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कह पाएगा। तो चाहे वो लेखन हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे अपने शौक को जिंदा रखना चाहिए। तो दर्शकों, ये हैं हमारे साथ अलका कांसरा जी। इनके बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक बहुत ही शानदार अध्यापक रही हैं, जो अपने शिष्यों से आज तक जुड़ी हुई हैं, और इनके स्टूडेंट्स आज भी मैम से जुड़ना चाहते हैं। और एक बहुत अच्छी कुक, बहुत अच्छी होस्ट, और बहुत मिलनसार और सरल सहज व्यक्तित्व की धनी अलका कांसरा जी आज हमारे साथ हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला, हम आपको सुन पाए।
और मैं अपने विचार सबके सामने रख पाई, तो मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं पर्सनल लेवल पे दिल से चैनल की पूरी टीम, जिसमें सीमा जी हैं, सत्यम जी हैं, सरोवर जी हैं, उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। दिल से चैनल है, दिल से बातें हुई, दिल से ही मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। धन्यवाद मैम, दिल से दिल तक की बातें यूं ही और चलती आप रहें। ऐसे ही बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यू करो और खूब नाम कमाओ, यही मेरी ब्लेसिंग आपका है। आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। नहीं, मेरी ब्लेसिंग्स और मेरी गुड विशेस आप सबके साथ हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत कि आप हमें सुनते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, और जिससे हम भी मोटिवेट होते हैं कि हम और अच्छा कर पाएँ और हर एक खास शख्सियत को आपके सामने ला पाएँ, रूबरू करवा पाएँ। तो हमारा तो यही संदेश रहता है अंत में कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने शौक़ को ज़िंदा रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।